नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर को लेकर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ग्रुपों में और अपने जो कॉलेज में साथी पढ़ता है उसके साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों आज की क्लास को फटाफट महामैराथन के रूप में शुरू किया जाएगा और पूरी वन वीक सीरीज की पर आप सभी के सामने डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों आज मुख्यतः लघुतरात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पहले लघुतरात्मक बाद में निबंधात्मक प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों वही सवाल लेंगे आज की क्लास में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे। चलिएगा दोस्तों, आप अंत तक बनेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए लघुतरात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आज की क्लास में रखा है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर मैंने लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों तक देखा तो यही सवाल मिल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए, उसकी प्रकृति बताइए। दोस्तों सवाल एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2019 के एग्जाम में पूछा, 18 के एग्जाम में, 2015 के एग्जाम में सवाल सेम है लेकिन अलग अलग भाषा के रूप में पूछा गया कि राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा बताते हुए उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। चलिएगा दोस्तों, आपके सभी के सामने उत्तर की ओर बढ़ते हैं, सवाल के उत्तर की ओर। चलिएगा, राजनीतिक सिद्धांत का पहले तो अर्थ बताएंगे। दोस्तों हमने जो अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर बात की थी तभी ये सवाल आया था, लेकिन उसको हम शॉर्टकट में लिखते थे, लेकिन इसको थोड़ी व्याख्या सहित लिखना है। दोस्तों चलिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के नियमों की व्याख्या करता है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताना है तो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं उसकी व्याख्या करता है, तथा राजनीतिक का निष्पक्ष जो राजनीति होती है उसका निष्पक्ष विषय परक वर्णन है, वो वर्णन है। यह राजनीति यथार्थ की उन व्यवहारिक विभिन्नताओं को निश्चित रूप से अभिव्यक्त करता है। दोस्तों ये राजनीति का यथार्थ है कि उन व्यवहारिक विनिमयताओं को निश्चित रूप से अभिव्यक्त करता है जो अनुभव की एक रूपता से जो उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम राजनीतिक विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। दोस्तों चलिए, साधारण भाषा में राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों में, वैसे साधारण भाषा में देखा जाए तो राजनीतिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक प्लस सिद्धांत से मिलकर बना है। इसमें राजनीति का अर्थ होता है सार्वजनिक हित का विषय। दोस्तों राजनीति का अर्थ होता है सार्वजनिक हित का विषय और सिद्धांत का अर्थ होता है सभ्य मानव जाति की प्रगति का उपकरण। सभ्य मानव जाति की जो प्रगति का उपकरण होता है तो सिद्धांत, अब राजनीति का अर्थ हुआ सार्वजनिक हित का विषय और सिद्धांत का अर्थ हुआ यहाँ पर सभ्य मानव जाति प्रगति का उपकरण। सभ्य मानव को ना जो अपने परिवार में एक समूह में एक गठबंधन में रहकर जो आपस में मिलजुल कर एक सामाजिक प्राणी बनकर जो मनुष्य रहता है तो एक वो सभ्य मनुष्य होता है, सभ्य मानव होता है। तो सभ्य मानव जाति की जो प्रगति है उसका उपकरण सिद्धांत के रूप में होता है। तो यही हुआ राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि सिद्धांत सामान्यीकरणों या व्याख्यात्मक नियमों का सुसंगठित समुच्चय होता है। दोस्तों जो हम संक्षेप में अगर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कहें कि ये क्या है तो इसको इस प्रकार कहेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत है वो सामान्यीकरणों और व्याख्यात्मक नियमों का सुसंगठित समुच्चय होता है जो कि ज्ञान की किसी क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम, किसी ज्ञान के क्षेत्र, किसी क्षेत्र और कोई ज्ञान है उसका वो किसी एक क्षेत्र में जो व्याख्या करने में सक्षम हो तो वही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य हुआ कि राजनीतिक प्रक्रियाओं या राजनीतिक व्यवस्था के उन सामान्य सिद्धांतों से है जो उनसे संबंधित समस्त तथ्यों, प्रकल्पनाओं, सामान्यीकरणों आदि की व्याख्या करता है। ऐसे सिद्धांत का निर्माण राजनीतिक तथ्यों के वर्णन, ऐसे सिद्धांत का निर्माण है वो राजनीतिक तथ्यों के वर्णन, वर्गीकरण, परिकल्पनाओं, परीक्षण एवं राजनीतिक व्यवहार के संबंध में परिकल्पनाओं आदि की स्थापना के द्वारा पर्यवेक्षण, अनुभव एवं वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के संबंध में न्याय संगत बना
कर ले लिया जाता। दोस्तों हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ इस प्रकार बताएंगे कि वह क्षेत्र जिसमें मानव सभ्य होकर सभी के बीच में मिलजुल कर रहकर वो एक सामान्यीकरण स्थापित करता है लोगों के बीच में, तो ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक हम शॉर्टकट परिभाषा देखें इसकी, तो राजनीतिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर होता है, राजनीतिक प्लस सिद्धांत। राजनीतिक का अर्थ होता है, राजनीतिक का अर्थ होता है सार्वजनिक हित का विषय, राजनीतिक का अर्थ होता है सार्वजनिक हित का विषय, और जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का अर्थ होता है सभ्य मानव जाति का उपकरण, सभ्य मानव जाति के प्रगति का उपकरण, ये हुआ सिद्धांत। तो हम संक्षेप में इसको ऐसे कह सकते हैं कि सामान्यीकरणों व्याख्यात्मक नियमों का सुसंगठित समूह से होता है जो ज्ञान के किसी क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम, किसी ज्ञान के, कोई ज्ञान का एक क्षेत्र उसको व्याख्या करने में सक्षम हो तो वो क्या है, राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राजनीति सिद्धांत राज्य विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध न केवल राज्य विज्ञान बल्कि मानव विज्ञान अनुभव के समस्त क्षेत्रों से होता है। दोस्तों हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वो विज्ञान का सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत वो विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध न केवल राज्य विज्ञान बल्कि मानव ज्ञान, दोस्तों मानव का ज्ञान और अनुभव के समस्त क्षेत्रों में इसका संबंध इस राजनीतिक सिद्धांत का समझते होता है। दोस्तों अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं अपने हिसाब से दी, जिसमें इजाक है इसकी राजनीतिक विज्ञान की विद्वान के अनुसार, इजाक विद्वान के अनुसार जो परिभाषा है वो किस प्रकार है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती है कि दोस्तों आपका एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है कि इजाक के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है, तो ये भी सवाल बन सकता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के इसने जो परिभाषा दी थी उसको लोगों ने बहुत ही अधिक माना, इसलिए ये थोड़ा फेमस हो गया और इसकी जो है एग्जाम में परिभाषा भी अलग से पूछी जा सकती है दोस्तों एक नंबर के सवाल के रूप में। तो इस इजाक के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण का समुच्चय है। इसमें हमारे द्वारा प्रत्यक्षतः परिचित तथा परिचालनात्मक रूप से परिभाषित अवधारणाएं पाई जाती है, उनके अतिरिक्त इनमें भी अधिक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अवधारणा पाई। दोस्तों इस इजाक के अनुसार सामान्यीकरण का समुच्चय होता है। एक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सामान्यीकरण, दोनों संगठन, हम किसी संगठन समूह में एक सामान्यीकरण स्थापित करना है तो एक क्या होता है, एक समुच्चय होता है। इसमें हमारे चारों ओर प्रत्यक्ष परिचित परिचालनात्मक रूप से परिभाषित अवधारणाएं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अवधारणाएं पाई जाती है। यद्यपि सर्वपर्यवेक्षण प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होती तथापि इन अवधारणाओं से जुड़ी होती है। दोस्तों एक और वैज्ञानिक है जिसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाए, कॉर्ल जे पॉपर के शब्दों में सिद्धांत एक प्रकार का जाल है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिससे जगत को पकड़ा जा सकता है। दोस्तों एक ये सिद्धांत है, ये राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसको इसमें जगत को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। दोस्तों जगत को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा भी जा सके। दोस्तों कॉर्ल जे पॉपर के अनुसार जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा है उसके अनुसार ये राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार का जाल है। इस जाल के अंतर्गत, ये जाल क्यों है, क्योंकि इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है ताकि हमें समझ में आ सके, हम इसको समझ सके, इस राजनीतिक सिद्धांत को समझ सके। सिद्धांत एक बहुपरक व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आंखों पर बनाई रचना है। अपने मन की आंखों पर बनाई गई रचना एक राजनीतिक सिद्धांत होती है। दोस्तों अगली है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। दोस्तों हमने इनको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में वैसे देख लिया है। दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न छोटे होते हैं तो वही छोटे प्रश्न एक बड़े रूप में एक लघुत्तरात्मक प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसलिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को पढ़ना अति इम्पोर्टेंट। हम लास्ट में अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर भी डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों आज इस क्लास में पूरी 1 वीक सीरीज पर डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों पूरी 1 वीक सीरीज जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इसका विश्लेषण नहीं होगा, तब तक अपन की क्लास नहीं रुकेगी। दोस्तों शायद 1.5 घंटा लग जाए, शायद 2 घंटे लग जाए। दोस्तों आप अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए क्लास को और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, जो आपका जिगरी है, जो आपके रोल नंबर से जो आगे रोल नंबर है या फिर पीछे रोल नंबर में जो बैठा है, व्यक्ति बैठा है या फिर आपका दोस्त बैठा है, उसके साथ में शेयर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने फर्स्ट पेपर के बैच को मजबूत बना सके। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों हमने सेकंड पेपर
पर तो बहुत सारी क्लासें ले ली है, लेकिन फर्स्ट पेपर रह गई। फर्स्ट पेपर पर आपके निवेदन पर रखी गई है दोस्तों क्लासें। तो आप जरूर चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके इसका अपने दोस्तों को भी मौका दीजिए क्लास अटेंड करने का। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति लिखनी है। हर विषय की अपनी प्रकृति, हर विषय की अपनी प्रकृति स्वभाव का स्वरूप होता है दोस्तों। हर अलग अलग विषय की अपनी प्रकृति होती है और उसका स्वभाव स्वरूप होता है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह विज्ञान या कला या दोनों राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में इसकी परिभाषा व क्षेत्र की तरह विरोधाभास व्याप्त है, जिसे अनेक विद्वान द्वारा अलग अलग रूप से स्पष्ट किया गया। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को निम्न बिंदुओं पर समझा जा सकता है दोस्तों। निम्न बिंदुओं को पढ़ेंगे तब जाके हमें राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति के बारे में पता चलेगा दोस्तों। पहली प्रकृति है राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन किया दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत उसमें राज्य और सरकार, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का अध्ययन इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत संस्थाओं के अध्ययन के विषय में बता दोस्तों। और राजनीतिक सिद्धांत वो संस्था, अलग अलग संस्था होती, विभाग होती, उसके अध्ययन के बारे में, विषय के बारे में बताता। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, राजनीतिक के व्यवहार का अध्ययन करता है, और पहले उसके अलग अलग विषयों के बारे में अध्ययन करता था। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं तथा संघर्षों को सुलझाने के लिए शक्ति संगठन के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान है वो, राजनीतिक सिद्धांत है वो समस्या संघर्ष को सुलझाने के लिए शक्ति तथा संगठन के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। ये इसकी प्रकृति है दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांतों को कोई मूल्य दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांतों के कोई मूल्य नहीं होते, परंतु आजकल सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की बात की है दोस्तों। जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसको भी आजकल मान्यता दी जाने की बात की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के सामान्य निर्वाचन, विधि निर्माण, दलों की प्रक्रिया, दलों की क्रियाविधि, अधिकारियों के पारस्परिक संबंध, अधिकारियों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए संकल्पबद्ध ढांचा, परिचालनात्मक संकल्पनाएं, तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत करता है दोस्तों। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किसी के व्यवहार को राजनीतिक क्षेत्र में या फिर किसी के व्यवहार को समझने के लिए संकल्पनाएं देता है, संकल्पनाओं का ढांचा, परिचालनात्मक संकल्पनाएं देता है और तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत करता है दोस्तों। सातवें प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की जो सातवीं प्रकृति है वो कौन सी प्रकृति है, चलिए देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत दिशा सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है दोस्तों। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो दिशा सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है तथा तथ्य संग्रह एवं शोध की प्रेरणा व दिशा प्रदान करता है दोस्तों। राजनीति संग्रह होता है। अब राजनीति सिद्धांत एक दिशा सूचक की तरह कार्य करता है। जैसे कि कोई तथ्य है, उसका संग्रह एवं शोध, किसी तथ्य पर शोध करनी यानी कि उसकी खोज करनी है, उसकी अब छोटा शब्द दे रखा है, छोटी लाइन दे रखी है, हम कह सकते हैं कि छोटा कोई पद्यांश दे रखा है, उसकी हमें व्याख्या करनी है, तो उसकी प्रेरणा, उस व्याख्या की प्रेरणा या फिर शोध की प्रेरणा ये कौन, राजनीतिक सिद्धांत देता है और दिशा भी प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, आठवीं प्रकृति की ओर बढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत की, कि राष्ट्रीय राजनीति का पुराना क्षेत्र एक प्रकार से समाप्त सा हो गया दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत का जो पुराना क्षेत्र है वो एक प्रकार से समाप्त हो गया है, अब उसका स्थान कार्यात्मक विषयों ने ले लिया दोस्तों। जो राजनीतिक क्षेत्र का पुराना विशेष क्षेत्र था वो समाप्त हो चुका है और आज का जो कार्यात्मक विषय ने इसका क्षेत्र ले लिया है। चलिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के दो भाग है दोस्तों। अब राजनीतिक सिद्धांत के हमने बारे में प्रकृति के बारे में पढ़ा, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा, तो इसके भी दो भाग है। कौन से? परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। हमने दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्नों की 2 क्लासें रखी थी, जो जिसमें 30 जो प्रश्न पर डिस्कशन किया था, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों, क्योंकि वही सवाल थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। आपने अगर अति लघुतरात्मक प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो आप उन दोनों क्लासों को, जो छोटी क्लासें हैं 15-15 मिनट की, उनको जरूर अटेंड कर लीजिए और एग्जाम में बैठिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा दोस्तों। आपको एक ना एक सवाल
निबंधात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न है, लेकिन निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अब अति लघुतरात्मक प्रश्न वो छोटा है, लेकिन वो उसको अगर निबंधात्मक में दे दिया तो उसका आंसर हमें बड़ा लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसी बात है। जैसे कि जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार की प्रकृति है उसके बारे में सवाल पूछा जाए, अगर आपको निबंधात्मक रूप से पूछा जाए तो उसको बहुत ही बड़ा डिस्कशन करके व्याख्यात्मक रूप से लिखना पड़ता है। तो हम राजनीतिक सिद्धांतों के दो भाग दिए गए हैं, तो उसमें से पहले तो परंपरागत यानी पहले से चली आ रही जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति काल्पनिक दार्शनिक ऐसी है दोस्तों। परंपरागत दृष्टि से हम राजनीतिक सिद्धांत की को देखे, उसकी प्रकृति को देखे, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को, तो वो कैसी काल्पनिक और दार्शनिक है। इसके अध्ययन के मुख्य विषय राज्य की प्रकृति, उसका आधार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि तथा राजनीतिक संस्था है दोस्तों। प्राकृतिक विधि, उसका आधार, कानून, नैतिकता, प्रकृति विधि, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्था, ये इसका किसका परंपरागत दृष्टिकोण का है। परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रकृति है तो उसी का ये संस्था है। चलिए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति दोस्तों, हमने परंपरागत पहले जमाने के लोगों की दृष्टि से, या फिर हम कह सकते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी थी, तो वो थी काल्पनिक और दार्शनिक। लेकिन आज आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है, तो आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, लेकिन परंपरागत दृष्टि से एक काल्पनिक और दार्शनिक है, और आज की दृष्टि से वैज्ञानिक है। वर्तमान में इसमें तेजी से परिवर्तन हुआ है दोस्तों। आज के समय में वर्तमान में इसमें तेजी से परिवर्तन हुआ है, किसमें, आधुनिक दृष्टिकोण में। अब शोध की मूल इकाई संस्था विश्लेषण के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को बना दिया गया। अब कोई नई खोज करनी, कोई नया शोध करना है तो उसमें जो विश्लेषण के स्थान अलग अलग जो शोध की मूल इकाई संस्था होती है और उसका विश्लेषण का स्थान एक मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को बना दी। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, तो उसी के अनुसार किसी की खोज की जाएगी, किसी क्षेत्र की विशेष की बात की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। व्यवहारबद्ध एवं अनुभाविक सिद्धांत के निर्माण पर जोर दिया जाए। व्यवहारबद्ध और अनुभाविक, अनुभव के आधार पर जो सिद्धांत होता है तो उसी पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक आधुनिक सिद्धांत का ये भाग है कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हमें ये कह सकता है, जो उपरोक्त विश्लेषण हुआ उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शासन, राजनीतिक सरकार उसके रूपों तथा कार्यों का अध्ययनपूर्ण तत्वों के रूप में न करके दोस्तों, जो राजनीतिक शासन है, राजनीतिक सरकार है, उसके रूपों तथा कार्यों का अध्ययनपूर्ण तत्वों के रूप में न करके अब जब लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा मतों को ध्यान में रखकर किया जाता है तब राजनीतिक सिद्धांत मान लिया जाता है। दोस्तों अगर लोगों के मत, लोगों के व्यवहार, लोगों की आकांक्षा, लोगों की आवश्यकता और उसी के आधार पर अगर हम किसी की खोज करें, किसी का विश्लेषण करें, राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से हम उसका अध्ययन करें तो यही राजनीतिक सिद्धांत मान लिया जाता है। दोस्तों इसमें नोट दे रखा है कि क्षेत्र के लिए अगले प्रश्न, दोस्तों क्षेत्र के लिए इसके क्षेत्र यानी राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र किस प्रकार का है, तो अगले प्रश्न है यानी देखिए दोस्तों दूसरा सवाल दे रखा है, ये 2020 के एग्जाम में पूछा। दोस्तों 2020 के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पढ़ ली, आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ लिया और परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ लिया और इसकी प्रकृति के बारे में इसकी परिभाषा पढ़ ली और इसके इसकी परिभाषा पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन। क्षेत्र का राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्षेत्र कौन सा, उसका वर्णन कराना दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दोस्तों अति लघुतरात्मक बन सकता है और लघुतरात्मक भी बन सकता है। चलिए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ
राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। परंपरागत यानी पहले से चला आ रहा राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आज के जमाने का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, और पहले से जो चला आ रहा राजनीतिक सिद्धांत है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। पहले डिस्कशन करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रीय आधार पर मूल्यों एवं लक्ष्यों को प्रमुख स्थान देता था। दोस्तों, परंपरागत दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरागत दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत है वो शास्त्रीय आधार पर मूल्यों एवं लक्ष्यों को प्रमुख बल स्थान है वो देता था। इसमें राज्य सरकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय प्रशासन आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, परंपरागत दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सरकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाता था। इस राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत दृष्टि से, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता था। चलिए, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कैसा? अत्यंत व्यापक है। इसमें राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, संस्था, प्रशासन, विचारवाद, शोध पद्धतियां, सर्वेक्षण, सांख्यिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण आज की दृष्टि के अनुसार ये राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है, अत्यंत व्यापक क्षेत्र है, यानी कि सभी जगह फैला हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति का क्षेत्र, राजनीति का सिद्धांत का क्षेत्र है वो व्यापक रूप से हर जगह फैला हुआ है, व्यापक रूप से। इसमें राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, अब राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, संस्था, अलग अलग समूह और संस्था, प्रशासन, विचारवाद, शोध पद्धतियां, सर्वेक्षण और सांख्यिकी का अध्ययन है वो आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, दोनों दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत में निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, दोनों दृष्टिकोण, अब हमने परंपरागत दृष्टिकोण से देख लिया और आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से देख लिया। तो इन दोनों की दृष्टि के अनुसार हमने राजनीतिक सिद्धांत को देखा। तो ये इन दोनों के आधार पर हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। पहला, राज्य व सरकार का अध्ययन। पहला है राज्य और सरकार का अध्ययन किस प्रकार से है। आधुनिक युग के कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। दोस्तों, आधुनिक दृष्टि से जो आधुनिक युग के जो कुछ विद्वान ऐसे हैं, आज के जमाने के ऐसे विद्वान हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के केवल राज्य, अब राजनीतिक सिद्धांत में केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं। दोस्तों, आज के जमाने के कुछ विद्वान, कुछ महाजीव ऐसे जो राजनीतिक सिद्धांत को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं, और कुछ सरकार का। कुछ तो ऐसे जो राज्य को मानते हैं और कुछ ऐसे जो सरकार को राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मानते हैं। विद्वान गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ में होता है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक था। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये गार्नर, कि किस विद्वान के अनुसार एग्जाम में सवाल, अति लघुतरात्मक सवाल बनता है। दोस्तों, 1 नंबर का ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने डिस्कशन किया होगा किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो उस विद्वान का नाम लिखना है दोस्तों आपको, गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। तो किसके अनुसार है वो? गार्नर के अनुसार। दोस्तों, आप रट के जाना। दोस्तों, याद रखना, गार्नर के अनुसार किसी भी राजनीतिक विज्ञान है उसका स्टार्टिंग भी राज्य से होती है और अंत भी राज्य से होता है। ठीक है, किसके अनुसार? गार्नर के अनुसार। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, मानव व्यवहारों का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन, पहला तो राज्य व सरकारों का अध्ययन, ठीक है, और वह मानव व्यवहार का परंपरागत राज सिद्धांत संस्थाओं के अध्ययन के विषय में बताता है, जबकि आधुनिक राज्य सिद्धांत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। उसकी दृष्टि में मानव का व्यवहार चालक व्यक्ति के समान है। जब राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र व्यापक हो गया, दोस्तों, समस्याओं तथा संघर्ष के आधार पर समस्या तथा संघर्षों के अध्ययन, मानव की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का कोई पार नहीं। दोस्तों, मानव की आवश्यकता और इच्छाओं का कोई पार नहीं, लेकिन उसकी पूर्ति के स्थान बहुत कम है। लेकिन उसकी पूर्ति के जो स्थान है वो बहुत कम है। अंततः समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं। इन सभी का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का अध्ययन।
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं। जो आज के ज़माने के जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका कोई भी मूल्य नहीं, लेकिन आजकल सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की बात की जाती है। लेकिन आजकल जो सामाजिक मूल्य है उसको मूल्य देने की बात होती है, लेकिन आजकल उस राजनीति में कोई किसी प्रकार का मूल्य देने की बात नहीं है। 5वां पॉइंट है कि राजनीति प्रक्रिया का अध्ययन। राजनीति केवल एक संस्था या फिर संगठन नहीं है, वरन प्रक्रिया है। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की प्रक्रिया है, कोई संस्था या फिर संगठन नहीं है। इसमें कार्यकरण में जो प्रक्रिया देखने को मिलती है उसका भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए लाइव कंटेंट में। दोस्तों ये लाइव प्रक्रिया आपके सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं पूरी सीरीज पर डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों आपकी हिंदी साहित्य हो, आपकी राजनीति हो, आपकी जो इतिहास हो, अगर आपने भूगोल ले रखी है, ज्योग्राफी लिखी, तो उसको भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। या फिर आपकी इकोनॉमिक्स है तो उसके सामने भी मैं आपके सामने दोस्तों डिस्कशन करूंगा। अगर आपका हिंदी का पेपर है तो उस पर हिंदी के पेपर पर भी डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों चलिए, राजनीतियों का अध्ययन। आधुनिक काल में राजनीति शास्त्रियों में डहल स्टन तथा लासवेल के अनुसार राजनीति सिद्धांत शक्ति व प्रक्रिया का अध्ययन है। दोस्तों 7वां पॉइंट है राजनीति का नवीन क्षेत्र उपक्षेत्र। राजनीति का नवीन क्षेत्र है राष्ट्रीय राजनीति का पुराना क्षेत्र इस प्रकार से समाप्त हो गया है। अब उसका स्थान कार्यात्मक विषयों ने ले लिया है। अब राष्ट्रीय राजनीति और शासन के अध्ययन के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार के व्यवहार है वो नए विषय राजनीति सिद्धांत के अंग बन गए। दोस्तों अगले सवाल की ओर डिस्कशन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत के महत्व। दोस्तों इसको हमने डिस्कशन कर लिया है, इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं। दोस्तों चलिए 2022 के एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मुझे एग्जाम की दृष्टि से नहीं लगा। हमने आज की क्लास में और एक इंपॉर्टेंट सवाल देखा है। दोस्तों लगातार 2 एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। सवाल क्या है कि राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 100% आने की संभावना बनती है। दोस्तों चलिए आप ध्यान से अपनी नजरों अपनी निगाहों को टिक अपनी दृष्टि को इसी स्क्रीन पर रखना दोस्तों, और ये सवाल इतनी गौर से देखो ताकि आप इसे भूल भी न पाओ। दोस्तों अगर आपके पास में पेन कॉपी और उसमें विशेष पॉइंट लिखते जाओ कि इसमें जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टि के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में अंतर बताना है, और इस अंतर को एक लाइन खींचकर इधर और इधर लिखना है। चलिए इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया है दोस्तों। आपने डायरेक्ट वैसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, अगर आपको अंतर लिखना है तो इधर लिखना है राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, इधर लिखना है राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, और बीच में लाइन खींच लेनी है, और इधर का इधर लिखना है परंपरागत, और इधर का इधर लिखना है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति। तो अलग अलग लिखोगे तो एग्जामिनर के उसको समझ में आएगा कि इसने अंतर लिखा बच्चे ने, और ये अंतर, ये है अंतर, ये आधुनिक अंतर है दोस्तों, ये है परंपरागत अंतर और ये आधुनिक अंतर। तो वो अपने हिसाब से, अगर आपको आधुनिक, और आप तो पढ़ के जाओगे आधुनिक अंतर क्या है और परंपरागत दिन क्या है, तो अंतर ठीक है, तो वो उस हिसाब से नंबर देगा। अगर आपने इसे व्याख्या लिख दी दोस्तों, ये इसने लिखी है, तो इसमें नंबर बहुत ही कम मिलने के चांस रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपको एकदम स्पष्ट लिखना है, एग्जाम की दृष्टि से लिखना है, लेकिन इस स्पष्ट लिखना है, और अधिक से अधिक वैसे आपको जितना आ रहा है तो उसी को लिखिए। और बाद में जैसे कि आपको राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के बारे में अगर आपके सवाल में एग्जाम आ गया, ठीक है, तो पहले तो आप उसके क्षेत्र के बारे में लिख दो, ठीक है, परंपरागत। तो परंपरागत क्षेत्र के बारे में लिखने के बाद में राजनीति की परिभाषा लिख दीजिए, और जितना भी आपको राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ भी आ रहा है उसको लिख दीजिए। अधिक से अधिक पेजों को भरने की कोशिश में रहिएगा दोस्तों। मैं आपको वैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेज ही पढ़ना है। अब आपने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, थोड़ी बहुत सीरीज पढ़ी तो पेज कैसे भरोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहानियां लिख के आ जाओ, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना आपको आ रहा है वही लिखना है, ऐसी बात है, ठीक है। तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर लिखना है, ठीक है। चलिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान आदर्शात्मक है। कैसी है? परंपरागत, जो पहले से चली आ रही राजनीति है, परंपरागत है, तो वो राजनीति आदर्शात्मक है। ऐसी आदर्शात्मक है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारपरक वैज्ञानिक है। दोस्तों पहले की राजनीति आदर्शात्मक, एक आदर्श के रूप में, ठीक है, लेकिन आज के जमाने की राजनीति है वो व्यवहारपरक और वैज्ञानिक है, ठीक है। अब इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान एक तरह से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरुद्ध है। इस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान एक तरह से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरुद्ध है, जो
आधुनिक राजनीति है वो परंपरागत राजनीति के विरुद्ध है। समझ गए होंगे आपके। परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टि में अंतर निम्न बिंदुओं पर किया जा सकता है। दोस्तों परंपरागत क्या है और आधुनिक क्या है, इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान पर निम्न बिंदु है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार के अध्ययन का विषय मानते हैं। दोस्तों परंपरागत राजनीति विज्ञान है, पहले से चली आ रही जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसके विचारक है वो राजनीतिक विज्ञान को राज्य तथा सरकार के अध्ययन का विषय मानते हैं। प्रोफेसर गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। दोस्तों बार बार हम पढ़ ले, गार्नर, प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, एक राज्य से होता है, जबकि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विचारकों का मानना है। दोस्तों जो आज के जमाने के जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक है उसके विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय, राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन है विषय है वो राज्य नहीं अपितु व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, राज्य नहीं एक व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। ये विचारक विज्ञान को शक्ति एवं सत्ता का विज्ञान समझते हैं। दोस्तों जो आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, उसके अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान को शक्ति एवं सत्ता का विज्ञान समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञान का क्षेत्र भी इस आधुनिक दृष्टिकोण से मानते हैं। ठीक है, क्षेत्र संबंधी अंतर, क्षेत्र संबंधी अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक विज्ञान का किस प्रकार का अंतर है तो वो देखते हैं कि दोनों दृष्टि में राजनीतिक विज्ञान के विशेष क्षेत्र में अंतर है। दोस्तों दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान में राज्य का भूत वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करता है। दोस्तों राज्य का भूत है वो राज्य का भूत, जैसे कि राज्य का भूत मतलब राज्य में जो घटना हो चुकी यानी कि राज्य का जो इतिहास है वो, और वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करता है। किसके अंतर्गत? परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में राज्य का भूत, राज्य का इतिहास, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है वो करता है। कौन करता है अध्ययन? ये परंपरागत दृष्टि से जो राज्य का इतिहास, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन है वो किया जाता है। यह सरकार के रूप में तथा कार्यों का भी अध्ययन करता है, जो सरकार के रूप में तथा कार्यों का अध्ययन करता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन कभी करता है। इसके राजनीतिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त वे इन बात का अध्ययन विशेष रूप से पसंद करते हैं, जैसे विधि निर्माण कौन करता है, विधि निर्माण का वास्तविक प्रक्रिया किस प्रकार है, तो ये आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों प्रकृति संबंधी अंतर लिखना है दोस्तों किसमें? परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति में हम अंतर लिख रहे हैं। तो प्राकृतिक संबंधी अंतर क्या है? प्राकृतिक संबंधी, ठीक है, प्रकृति संबंधी। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में एक प्रमुख अंतर उसकी प्रकृति से संबंधित है। दोस्तों जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टि में एक अंतर है वो एक प्रकृति से संबंधित है। परंपरागत दृष्टि में राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति जहां ऐतिहासिक, सुधारपरक, दार्शनिक, तार्किक है, उसे रॉबर्ट ए डहल ने परानुभविक की संज्ञा दी। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति यहाँ ऐतिहासिक, सुधारपरक, दार्शनिक, तार्किक है। आधुनिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि आधुनिक जो परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अगर राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति है जहां पर ऐतिहासिक प्रकृति है, राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत, सुधारपरक है, दार्शनिक है, तार्किक है, जिसे रॉबर्ट ए डहल ने परानुभविक की संज्ञा दी है। जो परंपरागत राजनीति है उसको किसकी? परानुभविक विज्ञान की संज्ञा दी है। वहाँ आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण के विश्लेषण की प्रकृति अनुभवात्मक, वैज्ञानिक है। आधुनिक जो राजनीति के दृष्टिकोण के विश्लेषण की प्रकृति है वो कैसी है? अनुभवात्मक और वैज्ञानिक है। इसका आधार वैज्ञानिक प्रविधियों, वस्तुपरकता, एकत्रीयता, नियमितता,
प्रमाणीकरण है। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अध्ययन पद्धतियों में संबंध अंतर। दोस्तों अध्ययन, जैसे कि आपने इधर लिखा है परंपरागत राजनीति और इसमें लिखा आधुनिक राजनीति और बीच में लाइन खींची है, तो इसमें लिखना है आपको अध्ययन पद्धतियों संबंधी अंतर। इसमें भी अध्ययन पद्धतियों संबंधी अंतर और इसमें भी अध्ययन पद्धतियों संबंधी अंतर, आपने बीच में लाइन खींची है। तो राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन प्रविधियों से संबंधित अंतर भी पाया जाता है। दोस्तों अंतर, किस प्रकार का अध्ययन अंतर? अब राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण में पद्धतियों से संबंधित अंतर भी पाया जाता है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारक जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो विचारक है वो जिन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं वे एकदम पुरानी है, जैसे दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और कानूनी पद्धति। जबकि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया। जो आधुनिक उपकरण है उस पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने बल दिया है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहारों का विश्लेषण कर निरूपण करने पर जोर देता है। दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण है वो व्यक्ति का व्यवहार देखता है और उसका विश्लेषण करता है और उसका निरूपण करने में सक्षम है और उसी पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण अपनी इन सब क्षमताओं के कारण परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न है। दोस्तों परंपरागत दृष्टिकोण है वो एकदम पुरानी विधि है और इसमें परंपरागत जो दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन की पद्धति के देखे तो दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक, कानूनी पद्धति है। जबकि आधुनिक की बात करें तो वो एक व्यक्ति के व्यवहार की ओर बढ़ता है और उसका विश्लेषण और निरूपण करने की ओर जोर देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि परिवर्तित भाषा, आंकड़ा संग्रह, विश्लेषण, प्रतिमानों का प्रयोग। दोस्तों अगला है मूल्यों के संबंध में अंतर। अब राजनीतिक विज्ञान है तो उसका मूल्यों के संबंध में किस प्रकार का अंतर है, परंपरागत और आधुनिक में जो मूल्यों से संबंधित किस प्रकार का अंतर है। दोनों ही दृष्टिकोण में मूल्य संबंधी बहुत ही अंतर पाया जाता है। जहां परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान में विश्वास करते हैं, परंपरावादी है जो पहले से चली आ रही राजनीति के जो मूल्यों में विश्वास करते हैं तथा आदर्श व नैतिकता में भी आस्था रखते हैं, वहां आधुनिक विचार मूल्य निरपेक्षता का समर्थन करते हैं। दोस्तों ऐसी राजनीति जिसमें परंपरागत राजनीति मूल्यों पर विश्वास करते हैं और आदर्श और नैतिकता में आस्था रखते हैं, वहां आधुनिक विचार मूल्य निरपेक्षता का समर्थन है वो किया जाता है। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता। दोस्तों हमने इसको एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट माना तो है, लेकिन हमने पिछली क्लासों में डिस्कशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल एग्जाम की दृष्टि से कैसा लग रहा है, राजनीतिक विज्ञान के महत्व की विश्लेषण। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की विवेचना हमने कर ली है पिछली क्लासों में। आपने दोस्तों आपको क्लास सारी की सारी अटेंड करनी है और आपको जरूर निबंधात्मक हो चाहे लघुतरात्मक हो चाहे अति लघुतरात्मक हो, प्रश्नों में आपको छोटे छोटे सवाल दिखने को मिलेंगे। तो उन्हीं सवालों में से ये बड़े सवाल बने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आप अगर रेगुलर कॉलेज अटेंड की है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया सीरीज़ पर ध्यान दिया है। दोस्तों सीरीज से जो सीरियस है, सीरीज को लेकर जो सीरियस है वो एग्जाम के लिए भी सीरियस रहेगा और एग्जाम की दृष्टि एग्जाम को भी पार करने में, एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ में पार करने में सक्षम होता है। दोस्तों चलिए दोस्तों एग्जाम बड़े नज़दीक आ चुके हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट में ले जाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये सवाल भी देख लिया कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के क्या कारण थे। उत्तर व्यवहारवादी के क्रांति, दोस्तों इसको भी हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों में जो 5-5 लाइनें के जो उत्तर होते हैं उसमें ये डिस्कशन किया हुआ है। अब आपने अगर वो क्लास अटेंड की है तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन आपने नहीं किया। अब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है तो उसके बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको वो क्लासें लेनी चाहिए जो पिछली क्लासें हो चुकी है। चलिए 2 क्लासें हो चुकी है दोस्तों, उसमें हमने 30 सवालों पर डिस्कशन किया और वहीं से ये बड़े बड़े सवाल टपक रहे हैं। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको भी चलिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कि परंपरावादी क्रांति के उदय किस प्रकार हुआ, किस कारण हुआ, वो कारण लिखना है। चलिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी दोस्तों। आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, यही मेरी आशा रहेगी आपसे। आप अंत तक जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश में रहिए दोस्तों। अब मेरे इतनी लंबी क्लासों का आयोजन रखने का कारण यही है कि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और ये फर्स्ट पेपर पर मैं फटाफट डिस्कशन कर लूँ तो सेकंड पेपर का विश्लेषण करना स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों
उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उदय किस क्यों हुआ, उसका कारण लिखना है। कौन कौन से कारण है उत्तरदायी है। पहला कारण है, चलिए इसको पहले थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर ले कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? रूढ़िहीनता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ है, ठीक है। और डेविड इटेस्टन के अनुसार 1969 में अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीकरण भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति में हम अपने विश्लेषण की व्याख्या नहीं कर सकते, अतः इसमें व्यवहारवादी क्रांति बनेगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के अभ्युदय में प्रमुख कारण निम्न है दोस्तों। जो व्यवहारवादी क्रांति है तो उसका उद्भव क्यों हुआ, उसका जन्म क्यों हुआ, उसके कारण हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, व्यवहारवाद की अपर्याप्तता एवं अपूर्णता। व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और अपूर्णता के कारण इस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। पहला कारण क्या है? व्यवहारवाद की अपर्याप्तता। अब व्यवहार में कोई अपर्याप्तता होगा, अपूर्णता होगी, तो एक अलग से उत्तर न्यायवादी क्रांति का उदय होगा। तो इसी कारण अब व्यवहार में अपर्याप्तता थी, अपूर्णता थी, इसलिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे जाने के प्रयास है वो किए गए। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहारवादी प्रयास थे, उसके माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक सिद्धांत देने के प्रयास किए गए, लेकिन सभी कोई व्यवहारवादी भी नहीं इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहारवादी प्रयास किए गए और उस व्यवहारवादी प्रयासों में विश्वसनीय, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक स्वरूप देखने के प्रयास किए गए, लेकिन उसमें व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्तता, अपूर्णता अनुभव करने लगे। दोस्तों, खुद जो व्यवहार करने की जो अपर्याप्तता थी, उस व्यवहार करने की अपर्याप्तता के कारण इस उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। चलिए, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ, उसका उद्भव, उसका जो उदय क्यों हुआ। चलिए, अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं। दोस्तों, अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह ये संभव है वो नहीं है। अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ये संभव नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है, उसका उदय जो अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है, जो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसका अध्ययन है वो संभव नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद के विकास का प्रमुख कारण यह भी है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है। दोस्तों, जो किसी सामाजिक विज्ञान को अध्ययन करने की पद्धति है, तो उसको प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही डेंजर है। इसलिए इसका जन्म हुआ, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील हो। दोस्तों, एक समाज, एक संगठन, एक समाज और कोई प्रकृति या फिर व्यक्ति की जो प्रकृति है, व्यवहार करने की जो प्रकृति है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। जैसे कि कोई समाज है और वो पहले कुछ और दिशा में थी और बाद में कुछ और दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो एक भौतिक तरीके से हुआ है, एक विचारों के हिसाब से हुआ है, न कि एक प्राकृतिक उसकी प्रकृति है। दोस्तों, उसका जो अध्ययन है, उस परिवर्तन का अध्ययन एक प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत करना संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया विभाजन, कर्तरी में जो व्यवहार के द्वारा किया गया विभाजन कैसा है? कर्तरी में व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएं अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। तो व्यवहारवादी शोध है कि व्यवहारवादी खोज है, व्यवहारवाद की जो खोज है उसके प्रति जो असंतोष है, उसके कारण भी उस उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम था। व्यवहारवाद के मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिक की दुर्बलता तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का अध्ययन है। दोस्तों, जो तथ्य प्रधान का अध्ययन है वो वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है। मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि
तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है। तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के जो संदर्भ में प्रासंगिक है। अंततः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीतिक विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों रूपों में जीवंत होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान को दोनों रूपों में, जो वैज्ञानिक दोनों, अब राजनीतिक विज्ञान है उनको दोनों रूपों में रहना चाहिए। राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों रूपों में जीवंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी का कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। और है समाज एवं विश्व मान्यता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा। अब समाज और विश्व मान्यता के प्रति जो उत्तरदायित्व की उपेक्षा थी, तो उसी के कारण ये उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हो गया। तो ये भी एक कारण है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं, विश्व अनेक संकटों एवं समस्याओं से घिर गया। उत्तर के लिए आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, प्रवृत्तियां, वियतनाम की अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानव के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादी का प्रश्न यह था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता, परिष्कृत शोध उपकरणों के उपयोगिता क्या थी। यदि राजनीतिक विज्ञान इस स्थिति में नहीं थे तो वे समकालीन सामाजिक और संकटों को समझ सके, उसके समाधान की दिशा दे सके। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण बताइए। उत्तर व्यवहारवाद के जो आधारभूत लक्षण है उसके बारे में डिस्कशन करना है कि उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण कौन कौन से, किस प्रकार से। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों 2002 एग्जाम, ये 2020 और 2020 में और 2016 में। दोस्तों 4 एग्जामों में लगातार ये सवाल पूछा जा चुका है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्तर व्यवहारवाद को विशेषताओं का, उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषता है उसके लिखना है। चलिए, उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण दोस्तों भाषा सेम है, लेकिन प्रश्न सेम है, लेकिन भाषा अलग अलग है, ये बात है। ओके, डेविड इडस्टन दोस्तों एक विद्वान था, डेविड इडस्टन। इसके अनुसार व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं, विशेषताएं बताई गई। दोस्तों इसने 7 मान्यता बताई है, विशेषता बताई है, जिन्हें औचित्यपूर्ण सिद्धांत या अधिकतम धारणा की धर्मशाला भी कहा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद की डेविड इडस्टन द्वारा प्रतिपादित विशेषता, जो उत्तर व्यवहारवाद की डेविड इडस्टन के द्वारा प्रतिपादित विशेषताएं वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहली विशेषता इसने दी है कि तकनीक से सार वस्तु का अधिक महत्व। तकनीक से जो सार वस्तु है उसका अधिक महत्व, तो ये उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है। उत्तर व्यवहारवाद का पहला आधारभूत लक्षण इडस्टन के अनुसार तकनीक से सार वस्तु का अधिक महत्व। उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार प्रविधि से पूर्व विषय सार आना चाहिए। दोस्तों जो उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार प्राविधि से पूर्व विषय सार आना चाहिए। ये अनुसंधान में कृत्रिम साधनों अर्थात तकनीकों को अच्छा मानते हैं। जो ये उत्तर व्यवहारवादी है वो कृत्रिम साधन तकनीकी को अच्छा मानते हैं, परंतु प्रयोजन या उद्देश्य को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, प्रयोजन और उद्देश्य को अधिक महत्व देते हैं। अब तक अनुसंधान समकालीन आवश्यक समस्याओं के संबंध अर्थपूर्ण न होकर अब तक प्रारंभ होने योग्य है। उत्तर व्यवहारवाद के अगले लक्षणों में अगला लक्षण है कि सामाजिक परीक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परीक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता, समस्याओं के निदान पर बल, समस्याओं का जो निदान है उन पर बल दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी इसका उत्तर व्यवहारवादों के अगले लक्षणों में मूल्य की प्रमुख भूमिका। मूल्य को प्रमुख भूमिका उत्तर व्यवहार में क्या था, उत्तर व्यवहारवाद में इसमें मूल्य पर अधिक जो बल दिया जाता था, मूल्य की अधिक भूमिका थी।
बुद्धिजीवियों की दायित्वता, बुद्धिजीवियों की दायित्वता, जैसे कि अलग अलग बुद्धिजीवी है तो उसको अलग अलग क्षेत्रों में एक दायित्व के रूप में कार्यभार सौंपा जाता था, तो ये भी उत्तर व्यवहारवाद का एक मुख्य लक्षण है। चलिए, कर्मनिष्ठ विज्ञान, अलग अलग कर्मों के अनुसार कर्मनिष्ठ विज्ञान, ऐसा व्यवहारवाद के कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल दिया गया है, विचारशील विज्ञान पर नहीं, इसमें विचारशील विज्ञान पर जो बल नहीं दिया गया, इस पर क्या कर्मनिष्ठ, कर्म के आधार पर बल दिया गया है। इसके समर्थकों को मान्यता की राजनीति शास्त्री के को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में लगा रहना चाहिए। एक व्यक्ति हो, एक समाज का जो व्यक्ति है, उसको पुनर्निर्माण, समाज के एक, भारत के एक, सॉरी दोस्तों, एक समाज के पुनर्निर्माण के जो कार्य में उसमें ही लगा रहना चाहिए। तो ये था पुनर्निर्माण कर्मनिष्ठ विज्ञान। तो ये भी एक उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य लक्षण है, एक विशेषता है। व्यवसाय राजनीतिकरण की वांछनीयता, व्यवसाय, अलग अलग व्यवसायों पर अलग अलग राजनीतिकरण की जो वांछनीयता है, तो उस पर भी ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण बनता है। चलिए दोस्तों, अगले लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन, ये भी कोई बहुत ही बड़ा बन जाएगा दोस्तों सवाल, और इसको डिस्कशन करना वैसे क्लास में टाइम बड़ा कम है, और पूरी 1 वीक सीरीज को डिस्कशन करना है। आज की क्लास में इस सीरीज को डिस्कशन करना है, लेकिन टाइम कम होने के कारण हम इसको शॉर्ट में ले रहे हैं दोस्तों। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का संक्षिप्त, प्लेटो के न्याय सिद्धांत इतना नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि 2018, 2017, 2017, 18, 15, 20 दोस्तों ये से एग्जामों में लगातार पूछा गया दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट होगा सवाल। अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण की व्याख्या करो। एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अरस्तु के राज्यों, दोस्तों इस पर हम जितना हो सके उतना टाइम को हम यूज कर सकते हैं। शायद ये टाइम 10 मिनट है, 20 मिनट, लेकिन इस सवाल को हम एक अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको समझाने का कोशिश में रहूंगा दोस्तों। आप मेरी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप ग्रुपों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को लाइव परफॉर्मेंस में जोड़ने का एक आप कार्य कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी एक गर्व महसूस हो कि वास्तव में मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं, तो ये भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये दुनिया है और ये तालमेल से चलती है, आप जानते होंगे दोस्तों। अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है तो ये चलनी मुश्किल है। चलिए, अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण किस प्रकार, अरस्तु ने सबसे पहले राज्यों का वर्गीकरण किया। अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया। अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण के बारे में संक्षेप विवेचना कीजिए। अरस्तु के राज्यों वर्गीकरण का आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए। दोस्तों अलग अलग एग्जामों में अलग अलग भाषा के रूप में यह सवाल पूछा गया है। सवाल सेम है लेकिन भाषा अलग अलग है। चलिए दोस्तों, अरस्तु का वर्गीकरण आपको भी एग्जाम में लिखना है, काली पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। अरस्तु का वर्गीकरण वापस ब्लू पेन शुरू करना है। चलिए, अरस्तु ने भी प्लेटो के समान राज्य और सरकार को एक ही माना है। दोस्तों अरस्तु ने भी क्या किया, एक राज्य और प्लेटो एक विद्वान था, उसने भी राज्य और सरकार को एक माना है। लेकिन अरस्तु ने भी क्या किया, राज्य और सरकार को एक ही माना है, ठीक है। और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने वर्गीकरण 2 आधार माने। दोस्तों अपनी जो अरस्तु की पुस्तक है, वर्गीकरण की पुस्तक, राज्यों के वर्गीकरण की जो अरस्तु ने पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक में अरस्तु ने किस प्रकार वर्गीकरण किया है देखते हैं कि अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, अरस्तु की पुस्तक थी एक वर्गीकरण की पुस्तक। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने वर्गीकरण की 2 आधार माने। कितने माने? 2 आधार माने। अरस्तु ने वर्गीकरण के 2 आधार माने अपनी पुस्तक में। प्रथम शासकों की संस्था, दूसरे शासकों का उद्देश्य। प्रथम शासकों की संस्था, शासक कौन होता है? राजा। राजा को शासक कहा जाता था पहले, ठीक है। तो प्रथम, पहले शासकों, पहले राजाओं की संस्था, दूसरे राजाओं का उद्देश्य, दूसरे शासकों का उद्देश्य। राज सत्ता को धारण करने वाला व्यक्ति एक, कुछ या अनेक हो सकते हैं। तो जो राज सत्ता, एक सरकार को मैनेजमेंट, एक राज सत्ता को धारण करने वाला व्यक्ति होता है, वो एक हो सकता है या फिर कुछ अधिक भी हो सकते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से राज्य को 2 वर्ग बताए। दोस्तों उद्देश्य की दृष्टि से राज्य के भी 2 वर्ग, कितने? 2 वर्ग बताए, ठीक है अरस्तु ने। अच्छा,
राज्य एवं विकृत राज्य। पहला तो अच्छा राज्य और विकृत राज्य अरस्तू के अनुसार है, ठीक है। एक तो अच्छा राज्य और विकृत। दोस्तों ध्यान में रखना, बार बार क्लास को अटेंड कर लेना, लेकिन रट के जाना इस सवाल को। जब शासक का उद्देश्य जन कल्याण और सद्गुणों का विभाजन हो, जब एक शासक का उद्देश्य जन कल्याणकार और सद्गुणों का विभाजन होता, कोई शासक है, कोई राजा है और उसका प्रथम उद्देश्य जन कल्याण यानी लोगों का कल्याण, लोगों में अच्छे अच्छे कार्य करना और सद्गुणों का विभाजन, अलग अलग यानी सद्गुणों का विभाजन, बुरे गुण अलग यानी बुरे गुणों वाले लोग अलग और सद्गुणों वाले, एक उदाहरण के जरिए सद्गुणों वाले लोग यानी गुणों का विभाजन। तब शासन का आधा राज्य है, तब शासन का आधा राज्य है और शासक का उपदम जनहित के स्थान पर स्वार्थ हो जाता है। दोस्तों जो शासक का उद्गम है वो जनहित के स्थान पर तो स्वार्थ है वो हो जाता है, तो सरकार का रूप विकृत हो जाता है। अरस्तु ने दो आधारों पर सरकार को 6 प्रकारों में, दोस्तों अरस्तु ने क्या किया कि राज्य के 2 आधार माने और उसके आधार पर सरकार के जो 6 भागों में वर्गीकरण किया। तो किस प्रकार किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने सरकार को वैसे 6 भागों में बांटा। किस प्रकार बांटा है कि शासकों की संख्या, शुद्ध रूप और विकृत रूप। सरकार को एक चलिए शासकों की संख्या, एक व्यक्ति कुछ व्यक्ति बहुसंख्या। एक व्यक्ति होगा तो शासन है वो राजतंत्र होगा और विकृत रूप है वो उसका कैसा होगा, शुद्ध रूप तो होगा राजतंत्र और विकृत रूप होगा वो निरंकुश तंत्र, ठीक है। और कुछ व्यक्ति हो गए, अगर शासन में सरकार में कुछ व्यक्ति भाग लेंगे और कार्य करेंगे तो शुद्ध रूप होगा उसका कुलीन तंत्र, ठीक है। और अगर विकृत होगा तो वर्गीय धनी तंत्र, ठीक है, वर्गीय धनी तंत्र होगा विकृत रूप में। और अगला है बहुसंख्या होगी, अगर शासन में सरकार में लोगों के कार्य करने की जो अलग अलग विधियां, अलग अलग तो तरीकों के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति होंगे, बहुसंख्या होगी तो अगर अशुद्ध रूप होगा उसका तो बहुतंत्र हो जाएगा, जनतंत्र और भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो आज का जमाना है तो उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सरकार है, तो अलग अलग जो उसको हैंडल करने वाले भी, तो वो बहुतंत्र, लोकतंत्र हम जनतंत्र या भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं, जो आज का बहुसंख्यक रूप है सरकार का, ठीक है। जो अगर उसका विकृत रूप होगा तो जनता का भीड़ तंत्र, ठीक है, जनता या फिर भीड़ तंत्र। चलिए अरस्तु ने ये जो सरकार के 3 भागों में वर्गीकरण किया है, किस 2 आधारों पर वर्गीकरण 3 भागों में किए है, ठीक है। तो अरस्तु का यह वर्गीकरण व्यापक अध्ययन पर आधारित है। कैसे व्यापक अध्ययन पर? अरस्तु ने जो ये वर्गीकरण किया, ये वर्गीकरण व्यापक रूप में आधारित है, व्यापक रूप पर आधारित है। उसने अपने समय के 158 यूनानी एवं अन्य संविधानों का अध्ययन किया। दोस्तों इस अरस्तु ने अपने और 158 यूनानी संस्था का अध्ययन किया। उसका मत था, उस अरस्तु का मत था कि सरकारों के रूप में परिवर्तन एक क्रम में आता है। दोस्तों सरकारों के रूप में जो परिवर्तन है वो एक क्रम में आते हैं। उसका कहना था कि सर्वप्रथम शासन का स्वरूप राजतंत्र था। दोस्तों जो शासन का स्वरूप था, अब अरस्तु जी क्या कह रहे हैं, अरस्तु का एक ये मत था कि सरकारों के स्वरूप परिवर्तन एक क्रम में आता है। दोस्तों एक क्रम के रूप में सरकारों में परिवर्तन आते हैं, ठीक है। उसका कहना था, अरस्तु का कहना था कि सर्वप्रथम शासन का स्वरूप राजतंत्र था। कैसा था? राजतंत्र के रूप में। सर्वप्रथम सरकार का स्वरूप एक राजतंत्र के रूप में था। संभवतः उसका यह कारण था कि पिछले नगर छोटे थे। जो उसका कारण यह था कि सर्वप्रथम शासन है वो कैसे राजतंत्र के रूप में थे। उसका कारण यह था कि पहले नगर छोटे थे, गुण समान, व्यक्ति कम थे, अंततः सज्जन पुरुषों की अपेक्षा वे ही राज्य निरुक्त कर दिए जाते थे। किंतु अब लोगों की संख्या बढ़ी और सर्वश्रेष्ठ लोग बढ़ने लगे हैं। तब राज्य की स्थापना एवं संविधान का निर्माण किया गया, किंतु सत्तारूढ़ शीघ्र ही अत्याचार तंत्र परिवर्तित हो गया और अत्याचार तंत्र लोकतंत्र में परिवर्तित हो गए। अत्याचार तंत्र है वो लोकतंत्र में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार शासन के विभिन्न प्रकारों का यह चक्र चलता रहा। अरस्तु ने
अरस्तू के अनुसार राजतंत्र संस्कार का सर्वोत्तम रूप, राजतंत्र है वो संस्कार का सर्वोत्तम रूप है अरस्तू के अनुसार। और प्रजातंत्र सबसे भ्रष्ट है, प्रजातंत्र है वो सबसे भ्रष्ट है, जो भीड़ तंत्र का ही रूप है, प्रजातंत्र भीड़ तंत्र का रूप है। अरस्तू के संविधान राज्य वर्गीकरण की आलोचना है। दोस्तों अरस्तू ने जो संविधान राज्य वर्गीकरण है उसकी आलोचना की है, उसकी बुराई की है। अरस्तू ने संविधान राज्य वर्गीकरण की आलोचना किस प्रकार की? पहली आलोचना है कि यह सरकार के वर्गीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दोस्तों जो सरकार का वर्गीकरण है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संविधान का जो संविधान राज्य का वर्गीकरण है वो क्या है? एक सरकार का वर्गीकरण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरस्तू ने वर्गीकरण की आलोचना यह कहकर की कि यह वर्गीकरण राज्य संविधान का वर्गीकरण न होकर सरकार का वर्गीकरण है। ठीक है, फिर अगली आलोचना अरस्तू का राज्य का यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों अरस्तू का जो राज्य वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक नहीं है। गार्नर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार के वर्गीकरण के रूप में अनुपयुक्त है, क्योंकि यह सरकार विभाजन के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। अगला है प्रजातंत्र संबंधी अरस्तू के विचार उचित नहीं। जो प्रजातंत्र संबंधी अरस्तू के विचार है वो उचित नहीं है। अरस्तू ने प्रजातंत्र को भ्रष्ट शासन बताया। अरस्तू ने प्रजातंत्र को कैसा? भ्रष्ट शासन बताया है। और यह व्याख्या आधुनिक प्रजातंत्र की धारणा के मेल नहीं खाती। जो आधुनिक प्रजातंत्र की धारणा है उससे मेल नहीं खाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय राज्य के संबंध में यह वर्गीकरण कुछ नहीं करता। राष्ट्रीय राज्य वर्गीकरण के संबंध में एक राष्ट्रीय क्षेत्र यानी पूरे देश के जो राज्य है उसके संबंध में यह वर्गीकरण कुछ नहीं करता है। अरस्तू का यह वर्गीकरण तात्कालिक यूनान के नगर राज्य की पृष्ठभूमि पर अवलंबित है। यद्यपि अरस्तू ने 158 संविधानों के अध्ययन के बाद इस विषय पर विचार किया था, लेकिन फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय राज्य जैसे शासनों के अपरिचित था, और यह कारण है कि उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट है आलोचना वाला, संविधान की आलोचना वाला। यह वर्गीकरण आज के युग में अनुकूल नहीं है। अरस्तू ने राज्य का वर्गीकरण वर्तमान राज्यों को अपने आंचल में समेटने में असमर्थ राज्य कई देशों ऐसे हैं राज्य आज कई देश ऐसे हैं जिसमें उसके वर्गीकरण के एक से अधिक प्रकार पाए गए हैं। हम इंग्लैंड के शासन को उसके अधीन वर्गीकरण करना चाहे, हम देखते हैं यह राजतंत्र लॉर्ड सभा के कारण कुलीन तंत्र तथा लोकसभा मंत्रिमंडल आदि आधारों पर है। ठीक है, 6वां पॉइंट है दोस्तों आलोचना वाला, संविधान की आलोचना वाला। यह अरस्तू की मौलिक देन नहीं है। दोस्तों ये संविधान है वो अरस्तू की मौलिक देन नहीं है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि यह वर्गीकरण अरस्तू की मौलिक प्रतिभा उसकी देन नहीं है। हेरोडोटस का संख्या संबंधी आधार लेकर उसमें गुण विषयक आधार और मिला दिया गया है। गुरु प्लेटो के वर्गीकरण का नाम परिवर्तन अतिरिक्त कुछ पूरी तरह से उतार कर प्रस्तुत है वो किया गया है। दोस्तों वैसे क्लास बड़ी लंबी हो गई है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। सवाल यहीं से स्टार्ट होंगे, लघुतरात्मक प्रश्नों से निबंधात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट आपके सामने लाइव पेश होता रहूंगा। दोस्तों आपके कल एग्जाम तक मैं आप सभी के सामने ये सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।